हेलो दोस्तों, राधे राधे आप सभी को। तो दोस्तों, कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन की लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था वुड का घोषणा पत्र जो 1854 में आया था। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हंटर आयोग 1882, जिसको हम भारतीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हंटर आयोग, जिसको हंटर कमीशन 1882 के नाम से भी जाना जाता है। वुड के घोषणा पत्र के साथ ही भारतीय इतिहास में एक नवीन प्रश्न जुड़ गया था। वुड का घोषणा पत्र लागू हुए लगभग 28 वर्ष गुजर गए थे। देखो, वुड का घोषणा पत्र कब आया था? 1854 में आया था। ठीक है, 54, 64, 74, 84। 84 में 30 साल हो जाते तो 82 में हंटर आयोग आया तो 28 साल हो गए। ठीक है, तो लगभग 28 साल गुजर गए थे। आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। तो उस समय भारत के लिए नवीन शिक्षा नीति की मांग जोर पकड़ रही थी, क्योंकि हर 20 साल में आयोग आता था। तो अब इस बार क्या हुआ था, 20 साल तो निकल गए, क्या 28 साल निकल गए, तो कोई भी नया आयोग नहीं आया शिक्षा को लेके। तो इसलिए नवीन शिक्षा नीति की मांग जोर पकड़ रही थी। उस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ने भारतीय शिक्षा आयोग नाम से एक आयोग की स्थापना की। ठीक है, भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से इन्होंने एक आयोग की स्थापना करी। इस आयोग का अध्यक्ष विलियम हंटर को बनाया गया। इन्हीं के नाम से भारतीय शिक्षा आयोग 1882 को हंटर आयोग भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि कि जो अध्यक्ष थे इस आयोग के वो कौन थे? विलियम हंटर थे। तो इसलिए इस आयोग को, भारतीय शिक्षा आयोग जो है ये 1882 का, इसको हंटर आयोग भी बोला जाता है। इस आयोग में विलियम हंटर के अलावा कुल 30 सदस्य थे, जिसमें 7 भारतीय भी थे। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए? जो हंटर है विलियम हंटर प्लस 30 सदस्य, तो टोटल हो गए 31, और इस 31 में से 7 जो है वो इंडियंस थे। अब लॉर्ड रिपन ने क्या बोला है? लॉर्ड रिपन ने कहा था 1854 के आज्ञा पत्र ने भारतीय शिक्षा नीति को काफ़ी प्रभावशाली शब्दों में सुनिश्चित कर दिया है और मैं भी उसी के अनुसार चलना चाहता हूँ। ठीक है, तो ले देखिए, इन्होंने जो 1854 में जो वुड का घोषणा पत्र आया था, इन्होंने उसको सपोर्ट कर दिया कि मैं उन्हीं के अनुसार चलना चाहता हूँ। तो इससे क्या हुआ? लॉर्ड रिपन के इस बयान के बाद इस आयोग का कार्यक्षेत्र अधिक व्यापक नहीं रह गया था, क्योंकि वो जो वुड का घोषणा पत्र आया था उसके जो उस घोषणा पत्र में जैसे जैसे शिक्षा नीति जो जो बोला गया था, उन्होंने इसको सपोर्ट किया है और बोला कि मैं उसके अकॉर्डिंग चलना चाहता हूँ। तो ऑब्वियसली फिर इनका जो कार्य क्षेत्र है वो कितना होगा, फिर ज़्यादा व्यापक नहीं रह गया, क्योंकि आप उसी को फॉलो करना चाहते हो। एक हिसाब से आप यहाँ पर ये बोलना चाह रहे हो। तो इस आयोग का जो कार्य क्षेत्र है, इस वजह से वो अब व्यापक नहीं रह गया था। फिर भी इस आयोग ने शिक्षा व्यवस्था का अध्ययन करके नवीन शिक्षा व्यवस्था के लिए कुछ सिफारिशें दी। तो आइए डिस्कस करते हैं उन सिफारिशों को, या विशेषताएं या संस्तुतियाँ, तीनों नाम है, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हंटर आयोग की संस्तुतियाँ, सिफारिशें या गुण। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला है इसके बारे में, क्या नीतियाँ बनाई हैं? प्राथमिक शिक्षा से संबंधित सुझाव दिए, माध्यमिक शिक्षा से संबंधित सुझाव दिए, उच्च शिक्षा से संबंधित सुझाव दिए, देशी पाठशालाओं से संबंधित सुझाव दिए, सहायता अनुदान प्रणाली जो होती है उनसे संबंधित सुझाव दिए, स्त्री शिक्षा से संबंधित सुझाव दिए, पिछड़े वर्गों की शिक्षा से संबंधित सुझाव, धार्मिक शिक्षा से संबंधित सुझाव, मुस्लिम शिक्षा से संबंधित सुझाव और आदिवासियों पहाड़ी जातियों की शिक्षा से संबंधित सुझाव इन्होंने दिए हैं। और इनको आइए एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। तो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित सुझाव जो इन्होंने दिए हैं उसमें 2-3 पॉइंट्स हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है प्राथमिक शिक्षा की नीति। इससे संबंधित क्या सुझाव इन्होंने दिया है? इसका उद्देश्य जन शिक्षा का प्रचार होना चाहिए। इसे
उच्च शिक्षा की सीढ़ी मात्र नहीं माना जाए, ठीक है। सिर्फ उच्च शिक्षा आगे का मतलब कि हम प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करके ही उच्च शिक्षा में एंट्री लेंगे तो सिर्फ इसे सीढ़ी ना माना जाए कि उच्च शिक्षा में हमें जाना है, बल्कि इसका जन शिक्षा का इसका ये जो इसका उद्देश्य है वो जन शिक्षा का प्रचार प्रसार होना चाहिए, ठीक है। मतलब लोगों तक ये शिक्षा पहुंचनी चाहिए, ना कि सिर्फ ये होना चाहिए कि आपको आगे की हाई एजुकेशन जो लेनी है उसकी सिर्फ ये सीढ़ी से होकर आपको हो जाना है, नहीं, बल्कि लोगों तक जन जन तक ये पहुंचे। प्राथमिक शिक्षा देशी एवं क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से प्रदान की जानी चाहिए, ठीक है। देशी भाषा को सपोर्ट किया गया और जो क्षेत्रीय बोली जो होती है लोकल लैंग्वेज उसके माध्यम से प्राथमिक शिक्षा जो है वो प्रदान की जानी चाहिए। इसके अंतर्गत जन सामान्य से संबंधित व्यवहारिक विषयों की शिक्षा दी जानी चाहिए। निम्न स्तरीय राजकीय पदों के लिए प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य की जाए, ठीक है। जो निम्न स्तरीय लोकल लोअर लेवल पे जो है राजकीय पद में जो लोग बैठे हुए हैं अनपढ़ नहीं होनी चाहिए, प्राथमिक शिक्षा उनके लिए मैंडेटरी होनी चाहिए, कम से कम इतनी नॉलेज तो उनको हो। इस शिक्षा के लिए पिछड़े वर्ग, आदिवासी एवं इन जनजातियों को आर्थिक एवं अन्य प्रकार की सहायता प्रदान की जानी चाहिए, ठीक है। जैसे जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो आदिवासी लोग हैं, तो ये जो लोग हैं इनको आर्थिक फाइनेंशियल इनको हेल्प करो और भी अन्य तरह से उनको सपोर्ट करो। जैसे आज के टाइम में जो कोटा जो है इन लोगों को जो मिला हुआ है SC ST OBC को, तो वो यहीं से ही इनकी शुरुआत हुई, क्योंकि ये पिछड़े वर्ग के लोग हैं, इनको ज़रूरत है सपोर्ट की आगे आने के लिए। इनको आगे कैसे लाए, तो इनको फाइनेंशियल हेल्प के साथ साथ अन्य प्रकार की तरह की सहायता भी प्रदान की जानी चाहिए। इस चीज़ का इसमें इन्होंने सुझाव दिया है। सेकंड पॉइंट है प्रशासन। इस आयोग ने सुझाव दिया कि नगर पालिकाओं एवं जिला परिषदों को प्रारंभिक शिक्षा का उत्तरदायित्व सौंप देना चाहिए, ठीक है। प्रारंभिक शिक्षा का उत्तरदायित्व नगर पालिका और जिला परिषदों को इनको सौंप दो इसका उत्तरदायित्व, तथा संस्थाओं पर सरकार का कड़ा नियंत्रण रहना चाहिए। और जो ये संस्थाएं हैं जिनको हम उत्तरदायित्व सौंप रहे हैं, इन पर सरकार का नियंत्रण भी होना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, सिर्फ उनकी ही मनमानी के अकॉर्डिंग ना हो। सारा डिसीजन अगर उन पर छोड़ दे तो सरकार का उन पर कंट्रोल होना चाहिए। लॉर्ड रिपन ने प्राथमिक शिक्षा का उत्तरदायित्व नगर पालिका एवं जिला परिषदों को सौंप दिया। इस प्रकार प्राथमिक शिक्षा का महत्वपूर्ण प्रबंधन स्थानीय निकायों के अधिकार क्षेत्र में आ गया, ठीक है। जो स्थानीय निकाय जो वहाँ के लोकल जो है गवर्नमेंट जो उनको कंट्रोल कर रही है, तो इस हिसाब से वहाँ पर उनका उस निकायों मतलब स्थानीय निकाय जो यहाँ के जो नगर पालिका और जिला परिषद हैं, इनके हाथ में अब उनका प्राथमिक शिक्षा का अधिकार क्षेत्र आ गया है। अब उनका उत्तरदायित्व है वहाँ पे शिक्षा को अच्छी तरह से चलाना, लोगों तक कैसे पहुँचेगी प्राथमिक शिक्षा। इन्हीं स्थानीय संस्थाओं को शिक्षा का प्रबंध, विकास, व्यय तथा निरीक्षण का कार्य भी देखना था। इस प्रकार सरकार ने अपने आप को जनसाधारण की प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करने के उत्तरदायित्व से मुक्त कर दिया, ठीक है। तो सरकार ने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अब लोकल स्थानीय निकायों को, इन प्रबंधन स्थानीय निकाय हैं जो इनको दे दिया, नगर पालिका जिला परिषदों को। और सरकार जो है अब जो प्राथमिक शिक्षा में जो सरकार का जो उत्तरदायित्व जो सरकार संभाले रह रही थी, अब उसे सरकार ने अपने आप को मुक्त कर दिया और वो उत्तरदायित्व इनको ट्रांसफ़र कर दिया। थर्ड पॉइंट है पाठ्यक्रम। हंटर आयोग ने प्राथमिक शिक्षा को क्षेत्रीय आधार पर विकसित करने के लिए प्रांतों को पाठ्यक्रम संबंधी निर्णय लेने का अधिकार सौंप दिया, परंतु कुछ जीवन उपयोगी विषय जैसे कृषि है, भौतिक विज्ञान है, बहीखाता हो गया, गणित तथा स्वास्थ्य विज्ञान को सम्मिलित करने की सिफारिशें की, ठीक है। हंटर आयोग ने कहा है कि प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम ऐसा हो जो छात्रों को स्वावलंबी बना सके, ठीक है। उनका मतलब फ्यूचर सिक्योर हो, वो ये जो व्यावसायिक शिक्षा है ये प्राप्त करके अपना जीविकापार्जन
चला सके आगे। तो इसमें क्या बोला है पाठ्यक्रम के अंतर्गत क्या है कि वैसे तो उन्होंने लोकल वहाँ पे नगर जो पालिका जिला परिषद है उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है, लेकिन फिर भी जो उनके जीवन में काम आने वाले जो उपयोगी हैं विषय हैं, जैसे कृषि लोगों के जीवन में काम आएगी, भौतिकी विज्ञान काम आएगी, बही खाता गणित, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो आनी ही चाहिए। और इनको सीखने के बाद मतलब किसी भी इंसान का जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो जाएगा, आगे वो कहीं मार नहीं खाएगा, तो वो भी सम्मिलित किए जाने चाहिए। ठीक है, इसकी हंटर आयोग ने सिफारिश करी है। अर्थव्यवस्था के बारे में क्या है, हंटर आयोग ने जिला परिषदों को प्राथमिक शिक्षा के लिए अलग से प्राथमिक शिक्षा कोष बनाने के लिए कहा। ठीक है, आर्थिक व्यवस्था के लिए क्या बोला है, जो जिला परिषद है उनको बोला है कि आप अलग से प्राथमिक शिक्षा के लिए एक अलग से कोष बनाओ, जिसका नाम प्राथमिक शिक्षा कोष ये रखा, और धनराशि को प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए अनिवार्य कर दिया। और जो इस कोष में जो धनराशि जमा होगी वो किसके लिए, प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए ही खर्च की जाएगी, उसके लिए ये मैंडेटरी कर दिया। अब माध्यमिक शिक्षा से संबंधित सुझाव, क्या सुझाव थे माध्यमिक शिक्षा से संबंधित, एक तो प्रसार करने के उपाय। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाए ताकि जन जन तक ये बात पहुँचे कि माध्यमिक शिक्षा लेनी भी ज़रूरी है और वो माध्यमिक शिक्षा ले। माध्यमिक शिक्षा के प्रसार के लिए आयोग ने यह सुझाव दिया कि सरकार सहायता अनुदान प्रणाली द्वारा धनी, योग्य और कुशल भारतीयों को माध्यमिक शिक्षा का उत्तरदायित्व सौंपकर स्वयं इस भार से मुक्त हो जाए तथा यह संस्थाएं विद्यार्थियों से फीस लेकर व्यय भार वहन कर सके। ठीक है, सहायता अनुदान प्रणाली, इसके द्वारा सरकार ने क्या करा है, जो धनी लोग हैं, योग्य लोग जो संभाल सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी को, ठीक है, जो कुशल भारतीय हैं, उनको ये जो माध्यमिक शिक्षा है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप दे और सरकार जो है खुद इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपने आप को मुक्त कर ले। अब ये जो संस्थाएं बन जाएंगी, मतलब जो जिन लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, वो जो संस्थाएं जो बन जाएंगी वो विद्यार्थियों से फीस लेकर व्यय भार वहन कर सके। ठीक है, मतलब माध्यमिक शिक्षा चलाएं फीस के थ्रू। अब है पाठ्यक्रम 2 प्रकार का होना चाहिए माध्यमिक शिक्षा में। कोर्स ए में क्या है, इसमें साहित्यिक विषय होने चाहिए और ऐसे छात्रों के लिए होने चाहिए जो विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेना चाहते हैं तथा उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है, इसमें ऐसे साहित्यिक विषय होने चाहिए, साहित्यिक विषय मतलब वही आ गया जो यूरोपीय साहित्य में जो जिनका इंटरेस्ट है और आगे जाना चाहते हैं कि यूरोपीय साहित्य, यूरोपीय विज्ञान में क्या है, वहाँ पे सम्मिलित होना चाहते हैं, तो ऐसे विषय होने चाहिए जो अब छात्र को जब वो माध्यमिक शिक्षा में इंटरेस्ट दिखाएंगे यूरोपीय साहित्य के बारे में, तो उनको विश्वविद्यालय में वो ऑब्वियसली प्रवेश लेंगे कि आगे उसके बारे में क्या है। तो विश्वविद्यालय में जो प्रवेश लेना चाहते हैं तो कोर्स ए उन बच्चों के लिए हो। ठीक है, जो विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना चाहते हैं, जो उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं और हाई एजुकेशन। कोर्स बी किसके लिए होना चाहिए, इसमें व्यावसायिक तथा व्यवहारिक विषय होने चाहिए। ठीक है, अब 2 टाइप के बच्चे आएंगे माध्यमिक शिक्षा में, एक तो वो आएंगे जिनको यूरोपीय साहित्य में इंटरेस्ट है, दूसरा वो आएंगे जिनको इंटरेस्ट नहीं है। 2 ही टाइप के होंगे, जिनको इंटरेस्ट है उनको आगे की एजुकेशन के लिए विश्वविद्यालय में वो प्रवेश लेंगे और जिनको इंटरेस्ट नहीं है उनके लिए है कि उनको व्यवहारिक और व्यावसायिक विषय पढ़ाएं ताकि वो उसके बाद जब नौकरी करने उतरे, पेशा करने उतरे, अपना घर का खर्च चलाने के लिए, एजुकेशन ख़त्म करने के बाद अपने, तो अपना घर का खर्चा वो चला सके अच्छी नौकरी करके या व्यवसाय करके। ठीक है, तो इसमें व्यावसायिक तथा व्यवहारिक विषय होने चाहिए। यह कोर्स ऐसे छात्रों के लिए होने चाहिए जो भविष्य में उच्च शिक्षा प्राप्त करना नहीं चाहते। ठीक है, उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं करेंगे, अपना कोई भी छोटा मोटा बिजनेस खोल लेंगे, नौकरी कर लेंगे, मतलब खाली नहीं बैठेंगे, बेरोजगार नहीं रहेंगे। 3rd पॉइंट है शिक्षा का माध्यम। आयोग के अनुसार मिडिल स्कूलों में शिक्षा का माध्यम मातृभाषी होना चाहिए तथा छात्रों को अंग्रेजी की शिक्षा दी जानी चाहिए। हाई स्कूल में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए। ठीक है, लोअर में तो मातृभाषा ही होना चाहिए, क्षेत्रीय भाषा जो है।
फिर जो मिडिल स्कूल है उसमें मातृभाषा होना चाहिए और साथ साथ उनको इंग्लिश की एजुकेशन भी प्रोवाइड की जाए, इंग्लिश भी सिखानी है मिडिल स्कूल में मातृभाषा के साथ साथ। और जो हाई एजुकेशन है, मिडिल के बाद जो आगे की आप पढ़ाई है उसमें इंग्लिश में ही एजुकेशन प्रोवाइड होगी। शिक्षक प्रशिक्षण, नए प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की जानी चाहिए। प्रशिक्षण संस्थानों के पाठ्यक्रम में शिक्षा सिद्धांत और प्रायोगिक शिक्षा को स्थान दिया जाना चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिकल की बात कर रहे हैं, एजुकेशन प्रैक्टिकली प्रोवाइड किया जाना चाहिए। स्नातक छात्रों का प्रशिक्षण काल उनसे कम योग्यता वाले छात्रों की तुलना में कम हो। ठीक है, तो जो स्नातक छात्र हैं, ग्रेजुएशन मतलब, तो जो उनका प्रशिक्षण, जो उनको जो ट्रेनिंग दी जानी है वो काल क्या है, उनसे जो कम योग्यता वाले जो छात्र हैं, मतलब जो इनसे कम पढ़े लिखे हैं, तो इनका जो कम योग्यता वाले छात्र हैं, इनको अगर शिक्षक प्रशिक्षण दिया जाएगा तो इनको ज़्यादा टाइम देना है। और इन बच्चों को जो स्नातक करके आए, जो ग्रेजुएशन करके आए हैं, इन बच्चों को कम टाइम में ही प्रशिक्षण देना है। ठीक है, और इनको जो इनसे कम योग्यता वाले हैं उनको ज़्यादा देना है, क्योंकि ये ऑलरेडी स्नातक में सीख कर आ चुके हैं, तो इनको जो प्रशिक्षण देने के लिए टाइम कम लगेगा। ये ऑलरेडी इंटेलिजेंट बच्चे हैं, और जो इनसे कम योग्यता वाले, कम इंटेलिजेंट है, तो उनको ज़्यादा टाइम लगेगा क्या कहते हैं प्रशिक्षण कार्य में, तो इसलिए उनको ज़्यादा टाइम देना है और इनको कम टाइम देना है। ठीक है, और शिक्षक प्रशिक्षण के लिए जो प्रशिक्षण संस्थान है उनकी स्थापना भी की जानी चाहिए। अब है उच्च शिक्षा से संबंधित सुझाव। उच्च शिक्षा से संबंधित सुझाव क्या दिए हंटर आयोग ने? आवश्यकता पड़ने पर कॉलेजों को भवन निर्माण, फर्नीचर, पुस्तकालय और शिक्षण सामग्री के लिए अलग से सहायता अनुदान दिया जाना चाहिए। ठीक है, हायर एजुकेशन के लिए क्या करना है, एक तो कॉलेजों को भवन निर्माण करवाओ, वहाँ पे फर्नीचर भी होना चाहिए, ऑब्वियसली वहाँ पे पुस्तकालय भी होना चाहिए, लाइब्रेरी जो है, TLM जो होती है, टीचर लर्निंग मटेरियल सॉरी, जो शिक्षण सहायक सामग्री जो होती है वो अलग से यहाँ पे सहायता अनुदान किया जाए। ठीक है, उच्च शिक्षा के लिए कॉलेजों को सहायता अनुदान देते समय शिक्षकों की संख्या, कॉलेजों का व्यय, कार्य क्षमता और स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाए। ठीक है, ये नहीं कि अगर कॉलेज ने बोला है कि हमें 10 इतना चाहिए, कुछ भी बोल दिया, फिक्स नंबर नहीं है कि हमें 200 पुस्तकें चाहिए तो 200 ही दे दी। पर देखो वहाँ पे कितने बच्चे हैं, कितने टीचर्स हैं, कैसा उनका रख रखा है, कार्य क्षमता क्या है, वहाँ के जो लोकल जो नीड्स हैं वो क्या है, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर कितनी ज़रूरत है, बुक्स की, फर्नीचर की, हर चीज़ की, टीचर लर्निंग मटेरियल की, सबकी कितनी ज़रूरत है, तो उसके अकॉर्डिंग ही प्रोवाइड की जानी चाहिए। विद्यालय में विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम की व्यवस्था की जाए जिससे छात्र अपनी रुचि के अनुसार विषयों का चुनाव कर सके। ठीक है, तो पाठ्यक्रम लादना नहीं है बच्चों के ऊपर कि ये आप इस स्ट्रीम के तो आपको यहीं पढ़ना है, इस स्ट्रीम के तो यहीं पढ़ना है, नहीं, उनको ऑप्शन दिए जाने चाहिए। पाठ्यक्रम की व्यवस्था इस तरह से की जाए कि वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपने विषयों का चुनाव कर सकें। योग्य विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां देकर उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजा जाए। ठीक है, जो अच्छे बच्चे हैं, इंटेलिजेंट, उनको स्कॉलरशिप देके विदेश भेजा जाए। यूरोपीय विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों को कॉलेज में अध्यापक नियुक्तियों में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ठीक है, जो यूरोपीय जो विश्वविद्यालय है उसमें जो शिक्षा प्राप्त कर रहे व्यक्ति, उनको कॉलेज में क्या है, अध्यापक जो नियुक्त होंगे उसमें उनको प्रायोरिटी दी जानी चाहिए, जो भी यूरोपीय विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनको। अब है देशी पाठशालाओं से संबंधित सुझाव। तो देशी पाठशाला से संबंधित क्या सुझाव दिया इन्होंने? कमीशन ने इन भारतीय विद्यालयों के महत्व को स्वीकारते हुए कहा था, अति दीर्घकाल से कठिनाइयों का सामना करने पर भी इन विद्यालयों का अस्तित्व इस बात का प्रमाण है कि वे सजीव तथा लोकप्रिय है। ठीक है, तो जो इस टाइम पे जो भारतीय जो देशी पाठशालाएँ थी, जो हमारे गुरुकुल कुछ चल रहे थे,
जो हमारी बौद्धिक शिक्षा कुछ चल रही थी, मुस्लिम शिक्षा तो फिर भी थोड़ी बहुत जो चल रही थी वहाँ पे मदरसों में, तो इन्होंने कहा है कि ये बहुत लंबे समय से इतनी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जो उनको सहायता दी जानी थी और उनको नहीं दे मिल पा रही थी फाइनेंशियल हेल्प। तो इतनी कठिनाइयों का सामना करने के बाद भी ये विद्यालय का अस्तित्व, मतलब अभी भी ये विद्यालय चल रहे हैं, उनका अस्तित्व ज़िंदा है आज भी। तो ये किस बात का प्रमाण है कि ये सजीव है और लोकप्रिय है, मतलब लोग ये इनकी शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, ठीक है, इसलिए वो आज भी अस्तित्व में हैं। हंटर शिक्षा आयोग ने कहा, देशी पाठशालाओं के संचालन का दायित्व नगर पालिका तथा जिला परिषदों को दिया जाए। देशी पाठशालाओं को सरकार द्वारा प्रोत्साहन दिया जाए। देशी पाठशालाओं को पर्याप्त सरकारी सहायता प्रदान की जाए। इन पाठशालाओं में प्रवेश के लिए छात्रों पर कोई बंधन न लगाया जाए, मतलब ये नहीं कि किसी तरह का कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम वो कर रहे हैं या कोई अलग कंडीशन लगा दी कि ऐसे छात्र ही एडमिशन ले सकते हैं, नहीं, कोई बंधन नहीं लगाना है, उनको एडमिशन मिलना चाहिए जो भी एडमिशन लेना चाहते हैं। इन पाठशालाओं में प्रवेश लेने वाले निर्धन छात्रों को छात्रवृत्तियां दी जाए। शिक्षकों के प्रशिक्षण की उचित व्यवस्था की जाए, ठीक है। तो देशी पाठशालाओं से संबंधित ये इन्होंने सुझाव दिए। अब है सहायता अनुदान प्रणाली से संबंधित सुझाव। तो प्रांत के सभी विद्यालयों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर इन नियमों में परिवर्तन तथा संशोधन किया गया, ठीक है। जो सहायता अनुदान प्रणाली है उसमें क्या हुआ कि जो प्रांत के जितने भी विद्यालय, उनके आवश्यकता जो हैं, विद्यालयों की आवश्यकता, उनको ध्यान में रखकर कि किस विद्यालय में या किस लेवल के विद्यालय में कितना, मतलब आवश्यकता किस चीज़ की कितनी आवश्यकता है, फर्नीचर की कैसी है, क्या वहाँ का पाठ्यक्रम है, हर एक चीज़ विद्यालय किस हिसाब से क्या ज़रूरत की होनी चाहिए, उसको ध्यान में रखकर ही जो सहायता अनुदान प्रणाली के जो नियम है उसमें परिवर्तन संशोधन किया जाए। नियमों में संशोधन करते समय गैर सरकारी विद्यालयों से राय ली जाए। जो नॉन गवर्नमेंट स्कूल हैं उनसे राय ली जानी चाहिए। सहायता अनुदान नियमों को समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाए ताकि सभी लोगों को इसकी जानकारी प्राप्त हो, ठीक है। जो सहायता अनुदान प्रणाली ऐसा ना हो ना कि ऐसा हो कि ये सिर्फ अपने स्कूल के लिए या अपने पर्पस से अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर रहे हैं, जनता तक पैसा नहीं पहुंच रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी नियम है उसमें उनको समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाए ताकि जन तक ये बात पहुँचे कि जो सरकार जो सहायता अनुदान प्रणाली का जो यूज़ है कहाँ पर किस हिसाब से करेगी, या जो चेंज करा है वो किस लेवल पे कितना कहाँ चेंज करा है। सहायता अनुदान नियम का हिंदी में अनुवाद करके गैर सरकारी विद्यालय में भेजा जाए। सहायता अनुदान देते समय गैर सरकारी विद्यालय और राजकीय विद्यालय में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप या पक्षपात ना हो, ठीक है। पिछड़े क्षेत्र में विद्यालयों अथवा जिनके पास आय के साधनों की कमी है उनको अवश्य सहायता प्रदान की जाए, ठीक है। तो जो एक्चुअल में जिनको ज़रूरत है तो उनको सहायता प्रदान तो की ही जानी चाहिए। अब है स्त्री शिक्षा से संबंधित सुझाव। स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए जन सहयोग का प्रयोग किया जाए, ठीक है। स्त्री शिक्षा, क्योंकि मुगल काल जो मुस्लिम काल जो आया था उसमें जो पर्दा प्रथा चालू हुई थी और स्त्रियों की शिक्षा की जो स्थिति है वो बहुत ही दयनीय हो गई थी। जो वैदिक काल में तो बहुत विदुषियाँ थी, जैसे गार्गी, घोषा, अपाला, ये सब नाम भी हैं। और मध्यकाल जो बौद्धकालीन है उसमें भी पहले स्टार्टिंग में नहीं थी लेकिन बाद में स्त्री शिक्षा स्टार्ट हो गई थी, उसमें भी दी जाने लगी थी। मुस्लिम काल की शिक्षा चल रही थी उस समय प्रचलित थी जब अंग्रेज आए, क्योंकि मुस्लिम शिक्षा के टाइम जो चल रही थी उसी के बाद अंग्रेजी शासन स्थापित हुआ था और उस समय पे स्त्री शिक्षा नहीं प्रदान की जाती थी, ना के बराबर। जो बहुत बड़े घराने के लोग थे वो अपने घर में ही शिक्षा प्राप्त करते थे, हायर एजुकेशन, तो गरीब लोग रह जाते थे वंचित स्त्री शिक्षा से। तो इसलिए स्त्री शिक्षा
को प्रोत्साहित करना बहुत ज़रूरी था। तो उसके लिए ये चाहते थे कि जो जन सहयोग है, मतलब जनता भी आके सहयोग करे कि हाँ, स्त्रियों को शिक्षा देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, उसका प्रयोग किया जाए। बालिकाओं के विद्यालयों को अधिक सहायता अनुदान दिया जाए। तो जब बालिका स्त्री शिक्षा नहीं थी तो उसको बढ़ाना है, उनको प्रमोट करना है स्त्री शिक्षा को, जो तो लड़कियों के लिए जो विद्यालय जो खोले जाएंगे उनको अधिक सहायता दी जाए, ठीक है। बालिकाओं में शिक्षा का प्रसार करने के लिए छात्रवृत्तियां और निःशुल्क शिक्षा देने की योजनाएं बनाई जाएं। जब लड़कियों को स्कॉलरशिप मिलेगी और फ्री में एजुकेशन देंगे तो गरीब घर के लोग भी अपनी बेटियों को, जो इच्छुक है कि हाँ हमें अपनी बेटियों को पढ़ाना है, जो बेटियां पढ़ना चाहती हैं तो वो आराम से अपनी बेटियों को स्कूल शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेज सकेंगे। पर्दे में रहने वाली बालिकाओं के लिए अध्यापिकाओं को नियुक्त किया जाए जो उनके घरों में जाकर शिक्षा दें, ठीक है। इतना तक कर दिया कि जो पर्दे में रहते हैं जो लोग, अब बाहर नहीं निकल सकते, बहुत सारी उस टाइम बाउंडेशंस थी गर्ल्स पे, तो उन लड़कियों के लिए अध्यापिकाओं की, ठीक है, अध्यापक भी नहीं, अध्यापिकाओं की जो फीमेल टीचर्स हैं उनको नियुक्त किया जाए और अगर वो स्कूल नहीं आ सकते हैं तो उनको घरों में जाकर शिक्षा दे। बालिका विद्यालयों में अधिकाधिक शिक्षिकाओं की नियुक्ति की जाए, ठीक है। जो गर्ल्स स्कूल में उसमें गर्ल्स स्कूल्स में मोस्टली लेडी टीचर, फीमेल टीचर्स ही उनको नियुक्त किया जाए। अब है पिछड़े वर्गों की शिक्षा से संबंधित सुझाव। हरिजन और पिछड़े वर्ग के छात्रों को उन समस्त विद्यालयों में प्रवेश दिया जाए जो स्थानीय निकायों द्वारा संचालित किए जाते हैं, ठीक है। लोकल कम्युनिटी द्वारा जो स्कूल हैं वहाँ पे उनको एडमिशन मिलना चाहिए। यही कहीं पर इन बालकों को विद्यालय में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया जाता है तो इनके लिए विशेष विद्यालयों की स्थापना की जाए, ठीक है। तो जो पहले जो स्थानीय निकाय द्वारा जो संचालित हो रहे पहले तो इनको वहाँ एडमिशन मिलना चाहिए, लेकिन यदि अगर इन बालकों को लोकल वहाँ पे एडमिशन नहीं दिया जाता है, लोग इसके अगेंस्ट होते हैं कि नहीं ये लोग जो हरिजन लोग हैं वो सामान्य वर्गों के बच्चों के साथ नहीं पढ़ेंगे, तो इन बच्चों के जो पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं इनके लिए विशेष विद्यालयों की स्थापना की जाए जिसमें सिर्फ ये बच्चे जाएं और एटलीस्ट एजुकेशन तो सभी प्राप्त करें। इसलिए शिक्षक एवं शिक्षा अधिकारी जनता में इन लोगों के प्रति भेदभाव की भावना को धीरे धीरे समाप्त करने का प्रयास करें, ठीक है। अब एकदम से तो कोई रूल लाएंगे नहीं कि नहीं अगर आप अगेंस्ट में हो तो फिर भी इनको आपके स्कूल में भेजना है, तो दंगे हो जाएंगे। तो इसलिए धीरे धीरे करके क्या करना है, जो टीचर्स हैं वो शिक्षा के माध्यम से और जो शिक्षा अधिकारी हैं वो इनका काम है कि जनता तक इन लोगों के प्रति भेदभाव की भावना को धीरे धीरे समाप्त करने का वो अपने तरीके से प्रयास करें, क्योंकि कोई भी चीज़ धीरे धीरे ही होती है। आप एकदम से ला दोगे तो वो फिर क्या कहते हैं, लोग फिर दंगा करेंगे उसमें। तो एकदम से आप कोई चीज़ चेंज नहीं कर सकते, आपको धीरे धीरे ही बच्चों को समझा के कि ऐसा भेदभाव नहीं करना चाहिए, इस तरीके की शिक्षा देकर और समाज में लोगों से बातचीत करके कि वो लोग भी वहीं खाना खाते हैं, हम भी वहीं खाते हैं, समानता का अधिकार है सबका। तो इस तरीके से हर इंसान को इक्वालिटी की नज़र से देखना चाहिए। तो धीरे धीरे करके ये जो इनइक्वालिटी फैली हुई है इसको समाप्त करने का वो प्रयास करें। विद्यालयों में छुआछूत को ज़बरदस्ती तरीके से नहीं बल्कि बुद्धिमानी से समस्या का समाधान किया जाए, ठीक है। तो ज़बरदस्ती नहीं करना हमें कोई रूल अप्लाई करके, बल्कि बुद्धिमानी तरीके से करना है, धीरे धीरे करके इनको एजुकेट करना है और ये जो भेदभाव वाला सिलसिला है इसको ख़त्म करना है एजुकेशन के माध्यम से। धार्मिक शिक्षा से संबंधित सुझाव। समस्त राजकीय विद्यालयों को धार्मिक शिक्षा से वंचित रखा जाए। गैर सरकारी विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है और सरकार को इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए, वह स्कूल प्रबंध पर छोड़ देना चाहिए, ठीक है। जो राजकीय विद्यालय हैं उस टाइम जो ये सरकारी विद्यालय थे, मतलब अंग्रेजों के जो विद्यालय थे उनके द्वारा जो संचालित थे, उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए। जो गैर सरकारी हैं, जो नॉन गवर्नमेंट स्कूल हैं, उनमें दे सकते हैं, लेकिन सरकार उनकी तरफ ध्यान नहीं देगी। जो गैर सरकारी स्कूल को मैनेज कर रहा है उस पे ही
सब कुछ सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ देनी है। इन विद्यालयों में कौन सा जो धार्मिक है, इनको आर्थिक सहायता देते समय इन विद्यालयों के शैक्षणिक कार्य पर ही ध्यान देना चाहिए। ठीक है, जब इनको आर्थिक सहायता देते हैं तो सिर्फ वो शैक्षणिक कार्य क्या कर रहे हैं, सिर्फ उस पर ही ध्यान देना चाहिए, धार्मिक कार्यों पे नहीं देना, शैक्षणिक कार्यों पे ध्यान देना है। नेक्स्ट है मुस्लिम शिक्षा से संबंधित सुझाव। तो मुस्लिम शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए स्थानीय संस्थाओं और प्रांतों के कोषों की सहायता ली जाए। मुस्लिम प्राथमिक स्कूलों का शिक्षा स्तर ऊंचा उठाने के लिए प्रयास किया जाए। ठीक है, प्राथमिक स्तर हो गए जो मकतब में जो शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, तो प्राथमिक स्कूल वो होते हैं, पहले मकतब भेजते थे फिर बच्चों को मदरसा भेजते थे ना 12 साल की पढ़ाई करके, तो प्राथमिक स्कूल उनके मकतब हो गए। उसको ऊंचा उठाने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए, ये इन्होंने बोला है इसमें। देशी मुस्लिम विद्यालयों में पूर्ण व्यवहारिक पाठ्यक्रम लागू किया जाए। ठीक है, ताकि बच्चे उनका भविष्य उज्जवल हो सके, वो अपना कुछ कमा सके। देशी मुस्लिम विद्यालयों को मुस्लिम निरीक्षक ही नियुक्त किया जाए। तो जो देशी मुस्लिम विद्यालय उसमें जो निरीक्षक होना चाहिए वो कौन होना चाहिए, वो मुस्लिम निरीक्षक ही नियुक्त किया जाना चाहिए। मुसलमानों को आर्थिक सहायता देकर शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। मुस्लिमों में शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए छात्रवृत्तियों की व्यवस्था की जाए। तो ये सब इन्होंने मुस्लिम शिक्षा के लिए इस आयोग में बोला गया। आदिवासी पहाड़ी जातियों की शिक्षा से संबंधित क्या सुझाव दिए, तो आदिवासी और पहाड़ी जातियों की जो शिक्षा है उसका प्रबंध करना सरकार का दायित्व है, ये बोला है सबसे पहले। तो फिर जो आदिवासी और पहाड़ी जातियों की इनके लिए जो शिक्षा है इसके लिए अलग प्रबंध किए जाने चाहिए। इनको मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा दी जाए और इनको निःशुल्क शिक्षा दी जाए और साथ में छात्रवृत्ति दी जाए, ताकि इनको इनकी शिक्षा के लिए इनको प्रोत्साहन मिले। ठीक है, तो ये था आज की क्लास हंटर आयोग। अब मैं इसके नोट्स भी आज ही अपलोड कर दूंगी क्लास अपलोड करने के बाद। तो अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स लोगों को शेयर करिए, रेकमेंड करिए, ताकि इस क्लास से और बच्चे भी अपनी बीएड का आराम से कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन का सिलेबस कंप्लीट कर सके। और अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अच्छे से आप अपनी प्रिपरेशन करिए। राधे राधे आप सभी को।